हाथों पे। चलिए, विजिबल है सबको? यस सर। चलो ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। आज का चैप्टर है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, तो पहले चैप्टर का मतलब समझ लो, फिर उसके बाद हम चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं कि क्या मतलब होता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का। अच्छा, चैप्टर का नाम है बेटा कि इकोनॉमी में चल रहा है शॉर्ट रन पीरियड। ठीक है, अच्छा शॉर्ट रन पीरियड का मतलब क्या है? शॉर्ट रन पीरियड का मतलब क्या है? शॉर्ट रन पीरियड का मतलब है कि ये वो पीरियड है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस रहता है। अब मैंने उस दिन भी बताया था ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स रहेगा। फिलहाल तो इस वर्ड का मतलब समझ लो। शॉर्ट रन का मतलब केवल इतना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना वो फिक्स रहेगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा इनकम चेंज होने के साथ। ये मतलब है बेटा किसका? शॉर्ट रन का। अब वो ये कह रहा है कि शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम आउटपुट कब होगा। शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम आउटपुट कब होगा, या इक्विलिब्रियम आउटपुट को शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम भी हम कहते हैं। क्लियर हुआ? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट कह लो या शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कह लो। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि सारे प्रोड्यूसर्स को, ध्यान से सुनना बेटा, सारे प्रोड्यूसर्स को कितनी सप्लाई करनी चाहिए कि इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। सारे प्रोड्यूसर्स को कितनी सप्लाई करनी चाहिए, इस शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का मतलब बता रहा हूं बेटा। कितना आउटपुट करना चाहिए सारे प्रोड्यूसर्स को कि इकोनॉमी में ना तो इन्फ्लेशन आए ना ही डिफ्लेशन आए। इज दैट क्लियर? तो बेटा कंज्यूमर मिलकर जितनी भी एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं उतने की ही अगर एग्रीगेट सप्लाई हो जाए तो बेटा क्या होगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है बेटा कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कहां पर होगी। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कहां पर होगी? तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी प्रोड्यूसर ने जितना माल बनाने के लिए तैयार, मतलब बना के तैयार किया है, उतने की ही डिमांड आएगी। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, कि सर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन when plant plant AD plant AD become exactly equals to exactly equals to प्लांट AS। मतलब सारे लोगों ने मिलकर जितनी सप्लाई करनी है उतने की ही डिमांड आने वाली है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, प्लांट का मतलब मैंने बताया था कि जब एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाती है एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई के, प्लांट का मतलब होता है एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई के, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अब इसको देखने की बेटा दो अप्रोच होती है, बहुत इजी है बेटा ये चैप्टर। इसको देखने की दो अप्रोच होती है, टू अप्रोच। एक तो हमने ये पढ़ी ली, ये वाली, कि जब एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाती है एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई के। एक अप्रोच और होती है जो इसी में से निकलती है कि सर एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई अगर है, तो मैंने बताया था कल की क्लास में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C+I और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है इनकम। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम। तो C+S, C से C कट गया, तो दूसरी अप्रोच आती है S बराबर I अप्रोच।
तो बेटा दो अप्रोच होती है, एक होती है एएस एंड एडी अप्रोच और एक होती है एस एंड आई अप्रोच। ये दोनों अप्रोच में से किससे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में जरूर बोलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, और सुन लेना बेटा पूरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही सीधा साधा सा है। एक्सप्लेन एक्सप्लेन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, short run equilibrium output by AD and AS approach. AD and AS approach, AD और AS अप्रोच से इक्विलिब्रियम बताइए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखो इसका आंसर जब आप लिखोगे, ये 4 नंबर से कम में नहीं आने वाला बेटा। इसका जब आप आंसर लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे मीनिंग। किसकी मीनिंग? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, तो it is a situation, it is a situation when x ante ad, x ante ad become exactly equals to x ante as। ये तो हो गया साहब इसका मतलब। तो सबसे पहले आप लिखोगे मीनिंग कि साहब जहां पर प्लांट एडी बराबर हो जाएगा प्लांट एएस के, वहीं पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसके बाद आप इसका बनाओगे शेड्यूल। शेड्यूल, तो शेड्यूल हम कैसे बनाते हैं, कल बनाया था हमने। इनकम 0, 20, 40, 60, 80। अरे सर ये तो वही वाला है। हाँ बेटा वही वाला बनेगा, मैंने बोला था याद कर लेना। कंजप्शन 20, 30, 40, 50, 60। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बेटा 10, 10, 10, 10, 10। ये हम बना चुके थे ना। तो हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या आ जाएगा, सी प्लस आई। तो 30, 40, 50, 60, 70। अच्छा, अब एडी तो आ गया, हमें प्रूव करना है कि ये एएस के बराबर होगा, वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। अब एएस आपको अलग से कहीं से निकालने की जरूरत नहीं है, जो आपकी इनकम है वही आपकी एएस है। तो जो इनकम है 0, 20, 40, 60, 80। तो अब आपसे पूछा जाए एक शेड्यूल में इक्विलिब्रियम बताइए कहां होगा। तो एडी बराबर एएस पर क्या यहां इक्विलिब्रियम होगा? नहीं, क्योंकि यहां एडी ज्यादा है। क्या यहां इक्विलिब्रियम होगा? नहीं। क्या यहां इक्विलिब्रियम होगा? नहीं। क्या यहां इक्विलिब्रियम होगा? यस। क्या यहां इक्विलिब्रियम होगा? नहीं। तो ये है इक्विलिब्रियम बेटा, जहां पर एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई के, वही है इक्विलिब्रियम। इस तरह से आप इसका शेड्यूल बना दोगे। शेड्यूल के बाद इसको एक्सप्लेन करोगे। अब एक्सप्लेन देख लो कैसे करेंगे। इन गिवन शेड्यूल, इन गिवन शेड्यूल, शेड्यूल शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, आउटपुट is not happening, is not happening, happening on income level, on income level 0, 20, 40 and 80। 0, 20, 40 और 80 पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हियर AD is not equal to AS। So in given schedule, in given schedule, schedule short run equilibrium output, output is happening, is happening on income level, on income level 60, because here AD is equal to AS। ये एक्सप्लेनेशन है। मतलब ये जो मुझे सामने दिख रहा है इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 0 पर इक्विलिब्रियम है? नहीं है, क्योंकि एडी ज्यादा है एएस से। 20 पर इक्विलिब्रियम है? नहीं है, क्योंकि 40 ज्यादा है। 40 पर इक्विलिब्रियम है? नहीं, यहाँ 50 है।
क्या 60 पर इक्विलिब्रियम है? हाँ, क्योंकि यहाँ 60-60 बराबर है। क्या 80 पर इक्विलिब्रियम है? नहीं। ये मैंने पूरा लिख दिया। इसके बाद आप इसका एक डायग्राम बना दोगे और हमारा आंसर पूरा। डायग्राम कैसे बनेगा बेटा? ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, यहां पर लिखी जाएगी इनकम और यहां पर आएगी एडी। तो सबसे पहले तो गई हमारी 45 डिग्री की लाइन, इसकी होती है ये एएस की और यही इनकम की। तो ये तो हो गया हमारा 45 डिग्री का एएस। एडी ने बढ़ते हुए ऐसे गया, ये हो गया हमारा एडी। दोनों ने जहां कट किया वो इक्विलिब्रियम और इसके नीचे हमारी इक्विलिब्रियम इनकम आ गई। वो कितनी आई बेटा? वो आई 60। ये इसका डायग्राम। अब डायग्राम की भी एक लाइन लिख दो। एंड इन गिवन कर्व या इन गिवन डायग्राम short run equilibrium is happening on point E, on point E, क्योंकि यहां पर AD बराबर AS है। अगर इससे नीचे जाऊंगा तो AD ज्यादा है AS से और ऊपर जाऊंगा तो AS ज्यादा है AD से। हाँ भाई, ये है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट बाय AD एंड AS अप्रोच। बताइए कोई दिक्कत? सर एक बार फिर से समझा दो, समझ नहीं आया कुछ भी। कहां से बताऊं? ये एक्सप्लेनेशन से बता दो। भाई मुझे ये बता, जीरो पर इक्विलिब्रियम है? नहीं। क्यों? होगा। क्यों क्यों बता? क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम के लिए हम देखते हैं हमारा एडी बराबर होना चाहिए एएस के। क्या यहाँ एडी और एएस बराबर है? नहीं। क्या यहाँ एडी और एएस बराबर है? नहीं। क्या यहाँ एडी और एएस बराबर है? नहीं। क्या यहाँ बराबर है? हाँ। तो यही तो मैंने लिखा है, इन गिवन शेड्यूल शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट इज नॉट हैपनिंग ऑन इनकम लेवल 0, 0 पर बराबर नहीं है, 20 पर बराबर नहीं है, 60 पर बराबर, 40 पर बराबर नहीं है और 80 पर बराबर नहीं है। तो यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो कहां बराबर है? 60 पर। भाई 60 के सामने ही तो बराबर है, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। बस। हाँ ठीक है, ओके सर। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब दूसरी अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या करी है? एक्सप्लेन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट बाय एस एंड आई अप्रोच। बेटा ध्यान से समझना, काफी सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर है इसमें भी। सबसे पहले आपको क्या बताना है? सबसे पहले आपको बताना है मीनिंग। जब आप आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आप बताओगे इसकी मीनिंग क्या होती है। तो भाई इसकी मीनिंग वही, इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन, सिचुएशन व्हेन एक्स एंटे सेविंग becomes equals to एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। यानी कि बेटा वो पॉइंट जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे वही कहलाएगा आपका एस एंड आई अप्रोच से इक्विलिब्रियम। चलिए बनाते हैं। तो बेटा जो हमने उसमें बनाया था फिर से वही, इनकम 0, 20, 40, 60, 80। कंजप्शन 20, 30, 40, 50, 60। इन्वेस्टमेंट 10, 10, 10, 10, 10। आई आ गया, आई तो आ गया हमारे पास, बचा एस। तो सेविंग कैसे निकलता है? इनकम माइनस कंजप्शन। तो इनकम में से कंजप्शन को माइनस करेंगे, -20, -10, 0, 10 और 20। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम कहां हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम होता कहां पर है? इक्विलिब्रियम होता है जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए। क्या यहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है? नहीं, यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं होगा। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है, इक्विलिब्रियम नहीं होगा।
यहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर है, इसलिए इक्विलिब्रियम यहीं पर हो जाएगा। इसके बाद सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इसको भी बिल्कुल इस पीछे वाले की तरह एक्सप्लेन कर देंगे। तो इन गिवन शेड्यूल short run equilibrium output is not happening on income level 0, 20, 40 एंड 80। पहले तो इस लाइन का मतलब समझ लो कि 0 पर इक्विलिब्रियम नहीं है, 20 पर नहीं है, 40 पर नहीं है और 80 पर नहीं है। रीजन आपको पता है कि S और I बराबर नहीं है, बिकॉज S is not equal to I. So in given schedule short run equilibrium output is happening on income level 60। तो फिर इक्विलिब्रियम कहां पर है बेटा? 60 पर। ये 60 के सामने ही तो S और I बराबर है, तो रीजन आ जाएगा बिकॉज S is equal to I here। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद इसका डायग्राम बना देंगे बिल्कुल उसी की तरह। अब इसके बाद इसका डायग्राम बना देंगे, तो डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग नेगेटिव से गई और एस और आई ने जहां एक दूसरे को कट किया वो इक्विलिब्रियम, और यहाँ इनकम आ जाएगी 60। एक्स एक्सिस पे आएगी इनकम और इधर आ जाएगा एस और आई। बोलो, ये है बेटा एस एंड आई अप्रोच से इक्विलिब्रियम। ठीक है, एडी और एएस से इक्विलिब्रियम होता है जहां एडी बराबर एएस हो जाए, और ये डायग्राम बनेगा। एस एंड आई अप्रोच से इक्विलिब्रियम होता है जहां एस और आई बराबर हो जाए, और ये डायग्राम बनेगा। बोलो, कोई दिक्कत? तो ये ग्राफ में सिर्फ नंबरिंग 60 करनी है, हमें सिर्फ 60 लिखेंगे? और बस याद रखना, ग्राफ में कभी भी नंबरिंग पूरी मत करना, कंप्लीट मत करना, टाइम वेस्ट होगा। बस इस तरीके से दिखा के बस इक्विलिब्रियम के नीचे दिखा दो 60 आ रहा है। देखो इक्विलिब्रियम है 60 बराबर 60, तो कितनी इनकम आ रही है? 60। ऐसे ही यहां पर इक्विलिब्रियम है 10 बराबर 10, तो कितनी इनकम आ रही है? 60। तो हमें केवल इनकम दिखानी है। ठीक है, यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन डिसइक्विलिब्रियम। एक्सप्लेन डिसइक्विलिब्रियम। और बेटा ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। डिसइक्विलिब्रियम बाय एडी एंड एएस अप्रोच। एडी एंड एएस अप्रोच से डिसइक्विलिब्रियम बताइए, और एस एंड आई अप्रोच से भी डिसइक्विलिब्रियम बताइए क्या होगा, और उसको सही कैसे करेंगे। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और बड़े आराम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो बेटा, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होगा जब एडी और एएस बराबर नहीं है, ये है डिसइक्विलिब्रियम। अब जब बराबर नहीं है, तो या तो एडी ज्यादा होगा एएस से, एक्स एंटे एडी एक्स एंटे एएस से ज्यादा होगा, या फिर एएस ज्यादा होगा एडी से। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशंस को सही करने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, इन दोनों सिचुएशंस को सही करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो इसका मतलब समझो। इसका मतलब है इन दिस प्लान्ड एडी, मतलब डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है, बिकम ग्रेटर देन प्लान्ड एएस। यही तो मतलब हुआ इसका कि प्लान्ड एडी जो है वो प्लान्ड एएस से ज्यादा हो गई। मतलब क्या है इसका समझो। मान लो पूरी इकोनॉमी में केवल एक हलवाई है,
केवल एक हलवाई है और एक ही कस्टमर है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इसका मतलब बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब हलवाई जो है वो समोसे की सप्लाई करेगा और कस्टमर जो है वो समोसे की डिमांड करेगा। मान लो कि हलवाई ने बनाए 50 समोसे लेकिन कस्टमर मांग रहा है 70 समोसे, ये कहलाएगी ये वाली सिचुएशन। अगर हलवाई 50 बना रहा है और कस्टमर भी 50 मांग रहा है तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। लेकिन हलवाई बना 50 रहा है और कस्टमर मांग रहा है 70, तो ये हो गया कि प्लांट एडी बिकम ग्रेटर देन प्लांट एएस। बेटा ये एएस आएगा, एएस। अब इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये समझो इसमें गड़बड़ क्या होगी। तो इन दिस प्रोड्यूसर वुड फेस लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। बेटा डिमांड को पूरा न कर पाने के कारण प्रोड्यूसर को लॉस ही तो होगा इसमें। भाई मैं कह रहा हूं भैया 70 समोसे दे दो, वो कह रहा है भैया 50 ले लो, तो 20 समोसे का हलवाई का नुकसान ही तो हो रहा है। अब इसको सही करने के लिए वो क्या करेगा, टू सॉल्व दिस प्रोड्यूसर वुड प्लान टू राइज देयर प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। हलवाई क्या कहेगा, भाई 70 चाहिए, नेक दे और रुक जा, बस सिक रहे हैं, तो वो 20 समोसे की सप्लाई और बढ़ा देगा टिल इक्विलिब्रियम। जब तक फिर से वो इक्विलिब्रियम नहीं होता प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देगा। बताइए एडी इज ग्रेटर देन एएस, समझ में आ गया? गुड। अब अगर मान लो ये हो जाए कि हलवाई समोसे ज्यादा बना दे और कस्टमर डिमांड कम करे, तो क्या होगा, कुछ समोसे बिना बिके रह जाएंगे। तो इन दिस प्लांट एएस यानी कि सप्लाई ज्यादा हो गई, एक्सीड्स प्लांट एडी, एक ही मतलब है ग्रेटर देन और एक्सीड का। तो प्लांट एडी से ज्यादा प्लांट एएस हो गई, इसमें क्या होगा, सप्लाई ज्यादा हो गई है, मतलब बना ज्यादा दिए समोसे, खरीदने वाले कम आए हैं क्योंकि डिमांड कम है। तो इन दिस प्रोड्यूसर इन दिस सम stock would remain unsold with the प्रोड्यूसर के पास कुछ माल बिना बिका रह जाएगा। तो टू सॉल्व दिस प्रोड्यूसर वुड प्लान टू कट देयर प्रोडक्शन, वो अपने प्रोडक्शन को क्या कर देंगे बेटा, कम कर देंगे। और कब तक कट करेंगे, टिल इक्विलिब्रियम, जब तक दोबारा से इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। तो ये है बेटा डिसइक्विलिब्रियम बाय एडी एंड एएस अप्रोच। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ओके ओके बेटा, अब एस एंड आई अप्रोच का डिसइक्विलिब्रियम। तो बेटा एस बराबर आई जहां पर था इक्विलिब्रियम वहां था, तो डिसइक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां या तो एस ज्यादा हो जाए आई से या आई ज्यादा हो जाए एस से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, किताब में इसके अलग अलग पॉइंट दिए हैं, लेकिन आपको पता है क्या करना है, आपको एक चीज रट लेनी है। एक चीज क्या, कि जब AD इज ग्रेटर देन AS होगा वही होगा I इज ग्रेटर देन S, और जब AS इज ग्रेटर देन AD होगा वही होगा S इज ग्रेटर देन I। मतलब समझो, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है, यानी कि सेविंग कम है
और अगर कोई बंदा सेव कम कर रहा है, आप अपनी जेब में कम पैसा बचाओगे, इसका मतलब आप डिमांड ज्यादा करो। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां सेविंग ज्यादा है, सेविंग सेविंग ज्यादा है, और जब आप ज्यादा सेव करोगे इसका मतलब आप डिमांड कम करोगे। तो याद रखना, एडी इज ग्रेटर देन एएस में जो होता है वही आई इज ग्रेटर देन एस में होता है, और जो एएस इज ग्रेटर देन एडी में होता है वही एस इज ग्रेटर देन आई में होता है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। क्लियर हुआ? चलिए गुड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अब हम आगे बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, हमें ये बताइए। तो बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को शॉर्ट में बोला जाता है के। क्या बोला जाता है? के। अब क्या मतलब होता है इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, सुन लो बेटा। ये मिस्टर अंबानी है, ये मिस्टर अंबानी है, इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जियो। उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, सपोज करो 1000 करोड़ रुपए का। इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था? 1000 करोड़ का। इससे इनकी इनकम जो बढ़ गई, चेंज इन इनकम जो आई, वो आई 8000 करोड़। मतलब 1000 करोड़ का इसने इन्वेस्टमेंट किया और इसकी इनकम बढ़ गई 8000 करोड़। तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है ना, के, वो बताता है कि इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आपकी इनकम कितने गुना बढ़ गई। तो अगर आप गौर से देखो कि 1000 का इन्वेस्टमेंट किया और इनकम 8000 बढ़ गई, इसका मतलब 8 गुना बढ़ गई। तो के का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। मतलब 1000 का इन्वेस्टमेंट, 8000 का रिटर्न इनकम में, तो 8 टाइम्स जो आया, याद रखना के की वैल्यू हमेशा टाइम्स में आती है, वो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मीनिंग या डेफिनेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स, the number of times by which income change is because of change in investment, because of change in investment। आप इन्वेस्टमेंट में चेंज करिए, उससे आपकी इनकम जितने गुना चेंज हो जाएगी वही आपका कहलाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बताइए समझ में आया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन different formulas of different formula of multiplier, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और उनका डेरिवेशन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब के एंड देयर डेरिवेशन, कि वो आए कैसे। ध्यान से समझना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो के का सबसे पहला फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, जो मैंने अभी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से आपकी इनकम कितने गुना चेंज हो गई। के का एक फॉर्मूला तो ये हो गया। के का दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, और के का एक फॉर्मूला और होता है बेटा के बराबर 1/एमपीएस। अब आपसे डेरिवेशन का मतलब वो ये पूछ रहा है कि के का ये फॉर्मूला इन दोनों फॉर्मूलों में कैसे कन्वर्ट होगा, या ये दोनों फॉर्मूले कहां से आए, ये बताइए। चलिए
बताते हैं। तो सबसे पहले हम जो पिछले चैप्टर में जानते थे, पहले उसकी बात कर लेते हैं। हम पिछले चैप्टर में क्या जानते थे बेटा? हम पिछले चैप्टर में कुछ चीजें जानते थे, जैसे कि पहली चीज कि इनकम का फॉर्मूला C प्लस एस होता है। इनकम को या तो हम कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। बट इन इक्विलिब्रियम एस और आई बराबर होते हैं। ये देखो, ये रहा इक्विलिब्रियम, पढ़ा था हमने अभी, सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट। तो एस और आई बराबर होता है, तो ये चैप्टर इक्विलिब्रियम का है, तो मैंने इक्विलिब्रियम ही मान लिया। तो इसका मतलब मैं इनकम को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, C प्लस आई। भाई जब एस और आई बराबर है तो मैं इनकम को C प्लस आई लिख सकता हूं। तो अगर इनकम में कोई चेंज होगा, समझना ध्यान से, अगर इनकम में कोई चेंज होगा तो उसकी वजह से C में भी चेंज होगा और I में भी चेंज होगा। दोबारा सुनो, इनकम का फॉर्मूला C प्लस एस होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम के केस में S और I बराबर होता है, इसलिए इनकम इक्वल टू C प्लस एस के फॉर्मूले में मैंने S की जगह पर I रख दिया। तो ये हो गया इनकम बराबर कंजप्शन बराबर इन्वेस्टमेंट। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट इनकम में कोई भी चेंज करूंगा तो कंजप्शन में भी चेंज निकालना पड़ेगा और I में भी चेंज लगाना पड़ेगा। अब I को इधर ले जाओ और Y को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा चेंज इन I इक्वल टू चेंज इन Y माइनस चेंज इन C। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो मुझे ये पता कि चेंज इन I बराबर हो गया चेंज इन Y माइनस चेंज इन C के। कैसे हुआ एक बार फिर से देखो, इनकम का फॉर्मूला C प्लस एस था, S की जगह मैंने I रख दिया तो इनकम का फॉर्मूला C प्लस I हो गया। अब Y में कोई चेंज किया तो C में भी हुआ और I में भी, I को इधर ले गया, Y को इधर ले आया। अब हमने कल के चैप्टर में एमपीसी का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एमपीसी बराबर होता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, तो इसको भी याद रखना। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एमपीएस जो है वो बराबर होता है 1 माइनस एमपीसी के। तो ये चीजें हमने कल पढ़ी थी। पहली चीज जो हमें पता चली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों की मदद से बेटा हम मल्टीप्लायर के फॉर्मूले को इसमें और इसमें कन्वर्ट करना सीखेंगे, डेराइव करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लायर का ऊपर वाला फॉर्मूला चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, सबसे पहला ये वाला फॉर्मूला। अब मैंने यहां पर देखा कि चेंज इन I बराबर है चेंज इन Y माइनस चेंज इन C के, तो मैंने चेंज इन I की जगह रख दिया, चेंज इन I की जगह मैंने ये रख दिया चेंज इन Y माइनस चेंज इन C। अब सुनो मेरी बात, क्या आपको मैथ्स में एक चीज पता है कि सपोज करो 100 अपॉन 50 है, इसका आंसर कितना आएगा, कौन बताएगा? 100 अपॉन 50, इसका आंसर कितना आएगा? 2 2 आएगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं 100 को भी 5 से डिवाइड दे दूं और 50 को भी 5 से डिवाइड दे दूं, अब आंसर बताना कितना आएगा? 100 को 5 से दिया तो 20 और 50 को 5 से दिया तो 10। अब भी आंसर कितना आ रहा है? 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड देते हो तो आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं ये वाली प्रॉपर्टी तीनों के केस में यूज करता हूं, डिवाइड ऑल बाय चेंज इन वाई। इन तीनों को चेंज इन वाई से डिवाइड दे दो। तो पहले इसको देते हैं, तो ये बनेगा k बराबर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई। फिर इसको दे देते हैं, ये बनेगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई। फिर इसको दे देते हैं, तो ये बनेगा चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। सर ये आपने क्या किया, दोबारा बताओ। k का फॉर्मूला चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई था, मैंने चेंज इन आई की जगह पर ये रख दिया चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी, क्योंकि ये बराबर है इसके। अब इन तीनों को मैंने चेंज इन वाई से डिवाइड दे दिया, इस वाले को दिया तो ये आ गया, इसको दिया तो ये आ गया, और इसको दिया तो ये आ गया। अब y से y कट गया 1, y से y कट गया 1,
यानी कि k बराबर 1/1 माइनस चेंज इन c अपॉन चेंज इन y। और ये किसका फॉर्मूला है? एमपीसी का। यानी कि k बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। ये आ गया ना। और 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर होता है? एमपीएस के। तो k बराबर 1/एमपीएस। ये होता है बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले और उनका डेरिवेशन। बेटा ये आपको घर पे एक एक बार और देखनी पड़ेंगी वीडियोस, तब जाके रेडी होगा, प्रिपेयर होगा। ये इकोनॉमिक्स है बेटा, ये एक बार में ये चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए ये जरूरी नहीं है। किसी बच्चे के हो गई होंगी जिसने पहले पढ़ रखा होगा कैसे क्या किया है मैंने, लेकिन आपको घर पे एक बार पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा ये। और ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए आ सकता है। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, आगे चलूं? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगले 2 क्वेश्चन में एक साथ कराऊंगा। क्या? जैसा प्रूव दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। प्रूव करिए एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो बेटा समझ लो इसका मतलब क्या है। देखो, एक बार मैंने एमपीसी की वैल्यू मानी है 0.2 और एक बार मैं एमपीसी की वैल्यू मानूंगा 0.8 या और कोई मान लो 0.5 मान। एक बार 0.2 मानूंगा और एक बार 0.5। सर एमपीसी की वैल्यू आप पॉइंट में ही क्यों मान रहे हो? हमने पढ़ा था एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0, यानी कि एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है। तो आप जो भी वैल्यू मानोगे एमपीसी की वो पॉइंट में ही मानोगे, क्योंकि 0 और 1 के बीच में। जिसको नहीं पता ये मैं क्या कह रहा हूं वो पिछली एग्रीगेट डिमांड की वीडियो देख लेना। चलिए एमपीसी अगर 0.2 हम रखते हैं तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आंसर क्या आता है? के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। तो के बराबर 1/1 माइनस 0.2, तो के बराबर 1/0.8। पॉइंट हटा 0 बढ़ा तो के बराबर 1.2 8 दूनी 16 और 1.25 टाइम्स। ये आंसर आया है जब मैंने एमपीसी 0.2 माना है। अगर मैं एमपीसी 0.5 मान लूं तो आंसर कितना आएगा? तो के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। ये हाइपोथेटिकल खुद मानना पड़ेगा तुम्हें। तो के बराबर 1/1 माइनस 0.5। 1 में से 0.5 गया तो बेटे 0.5 बचा, तो 1/0.5 पॉइंट हटा 0 बढ़ा 5 दूनी 10, यानी कि के बराबर 2 टाइम्स। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अगर मैं एमपीसी को बढ़ाऊंगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ जाएगा। अगर आप एमपीसी को बढ़ाओगे तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर आप एमपीसी को घटाओगे तो के की वैल्यू घट जाएगी। हेंस प्रूव्ड देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीसी। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अब प्रूव दैट देयर इज इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन between इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। मल्टीप्लायर और एमपीएस में नेगेटिव रिलेशन होता है, ये प्रूफ करिए। ठीक है, तो सेम एमपीएस की वैल्यू ले लेते हैं हम। एमपीएस की एक वैल्यू 0.2 ले ली और एमपीएस की एक वैल्यू 0.5 ले ली। तो एमपीएस के केस में मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/एमपीएस।
याद रखना 1 माइनस एमपीसी होता है, लेकिन एमपीएस के केस में 1 अपॉन एमपीएस होता है। तो के बराबर 1 अपॉन 0.2, तो पॉइंट हटा 0 बढ़ गया, तो के बराबर 5 टाइम्स। इधर के बराबर 1 अपॉन एमपीएस फॉर्मूला होता है, एमपीएस मैंने आपके बढ़ा दिया 0.5, तो पॉइंट हटा 0 बढ़ा, 5 दूनी 10, तो के की वैल्यू आ गई 2। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि अगर आप एमपीएस की वैल्यू को बढ़ाओगे, देखो मैंने एमपीएस पहले 0.2 से बढ़ा के 0.5 किया, तो मेरे मल्टीप्लायर गिर गया, तो के की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर आप एमपीएस को कम करोगे तो के की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब हाँ हाँ, जो भी मर्जी हो बेटा वो ले सकते हो, बस 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो देखो ये पॉजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है और ये नेगेटिव, क्योंकि इसके एरो अपोजिट जा रहे हैं, इसके एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? बताइए जल्दी, एमपीसी और एमपीएस के साथ कैसा रिलेशन होता है? एमपीसी के साथ पॉजिटिव होता है और एमपीएस के साथ नेगेटिव होता है। बोलिए बोलिए जल्दी, आ गया समझ में? नहीं आया? गुड, चलिए ठीक है ठीक है, अब आगे चलते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो देखो बेटा, एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो इसको जब मैं मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में रख दूंगा, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, दैट मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस 1। एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1, तो एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू रख दी, तो के की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1 अपॉन 0, वो आएगी बेटा इन्फिनिटी। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है के की, ध्यान रखना, और ऐसे निकालते हैं इसको। अच्छा, अगर के की मिनिमम वैल्यू पूछी जाए आपसे, तो के एमपीसी की मिनिमम वैल्यू होती है 0। इसका मतलब के बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, तो के बराबर 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो के बराबर 1 अपॉन 1, तो के की मिनिमम वैल्यू आ गई 1। तो बेटा याद रखना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है, जबकि मिनिमम वैल्यू 1 होती है। आज जब आप मल्टीपल चॉइस करोगे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग बताइए विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एग्जांपल मान लीजिए और हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग करके दिखाइए। तो बेटा याद रखना, इस केस में मान लो ये आपके मिस्टर सनी है, ये मिस्टर सनी है, हमको कुछ चीजें लेट करनी पड़ती है बेटा इसमें। लेट कि मिस्टर सनी ने इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपए का, और इकोनॉमी में हर किसी का कंजप्शन 0.5 हो रहा है, मतलब 50% इज कंज्यूम्ड। ये दो चीजें समझ लो, आपको पूरी वर्किंग समझ में आ जाएगी। मतलब सनी जो है वो 100 रुपए इन्वेस्ट करता है स्टार्टिंग में, और उसका खर्चा जो है वो हर बार जितनी इनकम आएगी उसका 50% है। अब सुनिए जरा, राउंड 1, सनी ने डिपॉजिट कितने किए बेटा? सॉरी, ये मैं उसमें चला गया, वर्किंग ऑफ, हाँ,
सनी ने डिपॉजिट छोड़ो, सनी ने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था बेटा? 100 रुपए का, जिससे उसकी इनकम भी बढ़ गई 100। अब जैसा हमने पढ़ा कि जो जैसा हमने माना है कि वो 50% कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब कंजप्शन पे कितना खर्च होगा? 50 रुपए, और सेविंग पे कितना खर्च होगा? 50 रुपए। यानी कि सनी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, उससे उसकी इनकम हुई, केवल सनी की इनकम हुई 100, तो सनी ने 50 खर्च कर दिए और 50 सेव कर लिए। अब इस बंदे ने जो खर्च कर दिए हैं वो किसी और की इनकम बन गया होगा। भाई अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूं, इसका मतलब मेरी इनकम किसी और के पास जा रही है, तो इसने जो कंज्यूम किया वो किसी और की इनकम बन गया, लेकिन सेव कर लिया वो इसी की जेब में। तो अब जिस इसने जो कंज्यूम किया उसका 50% इधर और 50% इधर। फिर आएगा थर्ड राउंड, 25 यहां, इसका 50% यहां, और इसका 50% यहां। याद रखना ये जो 50% है ये कंज्यूम हो रहा है बेटा, ठीक है। अब आपको डैश 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 करके इसका लास्ट में टोटल कर देना। इसका टोटल क्या होगा? इनकम का। यही होता है बेटा वर्किंग ऑफ के। तो टोटल चेंज इन इनकम निकालने के लिए मैंने के का फॉर्मूला लगा दिया, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, टोटल चेंज इन इनकम निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले के निकाल लेंगे, 1/1 माइनस एमपीसी, तो के बराबर 1/1 माइनस 0.5। एमपीसी हमने पहले ही मान लिया था 50%, तो के बराबर 1/0.5, तो के की वैल्यू आ गई 2। ये 2 मैंने यहां रखा के की जगह। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई कितने का है? 100 का, 100 इधर चला गया, तो चेंज इन वाई आ गया बेटा 200। ये हो गया रफ वर्क आपका। अब ये टोटल आ गया 200, इसका 50% इधर और इसका 50% इधर। ये है बेटा वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इस चैप्टर को एक बार और देखना, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, एक बार और देखनी है पूरी वीडियो, फिर इसके मल्टीपल चॉइस कर लेना। बड़े प्यार से ये चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा। मैंने जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे इस चैप्टर से वो सारे करा दिए। देखो गिन लेते हैं एक बार कितने हैं। पहला होता क्या है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, तो जहां एडी बराबर एएस हो जाए। दूसरा, एडी और एएस अप्रोच से इक्विलिब्रियम, एस एंड आई अप्रोच से इक्विलिब्रियम, डिस इक्विलिब्रियम। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब, उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से एमपीसी और एमपीएस वाला फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है। उसके बाद रिलेशन एमपीसी और एमपीएस के साथ। उसके बाद एमपी मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू और मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। बेटा फ्रॉम माय साइड